हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जेसेडा यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर 1 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के जो क्वेश्चंस है वो एकदम एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में हम 100 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें से 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 40 मार्क्स में MCQ भी मिलेंगे आपको, ट्रू फॉल्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। मतलब एकदम एग्जाम पैटर्न जैसा आपका होता है वही फॉलो किया गया है। तो आप क्या करेंगे, हम आगे आने वाले क्लास में मैं आपके लिए गेस्ट पेपर्स बना के लेके आऊँगी मॉड्यूल वाइज और उसको डिस्कस करेंगे हम, और साथ ही साथ आपकी पाइथन की जो क्लासेस चल रही थी थ्योरी वाली प्लस क्वेश्चंस वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो कल होगी आपकी पाइथन की क्लास। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, विच ऑफ दीज एरियाज इज क्लोजेस्ट टू AI। ठीक है, इनमें से कौन सा एरिया AI के क्लोजेस्ट एरिया है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे AI क्या होता है। देखो AI होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है ना हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हैं। ठीक है, मतलब इस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं IoT पे, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे और AI पे। बेसिकली AI होता क्या है कि हम आर्टिफिशियली मशीन्स में इंटेलिजेंस डाल रहे हैं ताकि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सोच सके और डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके AI से क्लोजेस्ट रिलेटेड है। तो आप सब लोग जानते हैं जब भी हम आर्टिफिशियली कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें करनी होती है बहुत सारी कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है और मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। तो इट मीन्स क्या है कि जो AI है ना उसका जो क्लोजेस्ट एरिया है वो आपका क्या है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A मैथमेटिक्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो भी आप काम करते हो इंटरनेट पे उसे आप क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर A गैम्बलिंग, ऑप्शन नंबर B सर्फिंग, ऑप्शन नंबर C A एंड B या फिर ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स खोलते हैं, कोई भी हम पर्टिकुलर मान लो वेब पेज सर्च कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं निकालना, तो उसके लिए हमें सर्फिंग करना पड़ता है ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स खोलनी पड़ते हैं, लिंक्स चेक करने पड़ते हैं और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, next question is when sender and receiver of an email are on the same system we need only two। जब आपके सेम सिस्टम पर ही ईमेल के सेंडर भी है और रिसीवर भी है तो हमें क्या चाहिए होते हैं? दो। तो हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं दो यूज़र एजेंट, एक किसके लिए? सेंडर के लिए, एक रिसीवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ दीज वेबसाइट्स एड्रेसेस इज़ वैलिड। इसमें से कौन सा वैलिड वेबसाइट एड्रेस है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर A है www.yahoo.in, yahoo@.in, www#yahoo.in या फिर www.yahoo। तो देखो @ तो आपका आता है ईमेल एड्रेस में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे पूछा है वेबसाइट का एड्रेस क्या है। ठीक है, और ऐसे हैश भी नहीं आता किसी भी एड्रेस के अंदर, ये भी गलत हो गया। अब ये जो है ना ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्या है आपके डोमेन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डोमेन है ना .in .com, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, .in का मतलब यहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, .com मतलब कमर्शियल। इस तरीके से अलग अलग आपके डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वैलिड वेबसाइट एड्रेस आपका ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पावर पॉइंट नोन एज लिब्रे ऑफिस। ओके, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम पावर पॉइंट बोलते हैं ना, MS पावर पॉइंट कहते हैं हम। तो यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के अंदर, आप सब लोग जानते हो कि आपके सिलेबस में ऑफिस है लेकिन लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। तो यहाँ पे कैल्क होगा, इम्प्रेस होगा, राइटर होगा या फिर ड्रॉ होगा।
ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर ट्राई कीजिए कि हम दे पाएँ, उसके बाद आप आंसर चेक करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, देखो पावर पॉइंट पूछा है तो इसका आंसर क्या है आपका, इम्प्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच करेंसी नोट हैज़ अ सिक्योरिटी थ्रेड। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है। आप सब लोग जानते हो कि जो भी हमारे नोट है वो रिलीज़ कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। तो उन नोट्स पे आपका एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है जिससे ये पता लगता है कि ये नोट कहीं फेक तो नहीं है, ठीक है। तो वो जो आपका सिक्योरिटी थ्रेड जो डिफरेंट कलर से आपको दिखता है, कई बार ब्लू और ग्रीन कलर से दिखता है ना, तो वो आपका जो थ्रेड है वो सभी नोट्स पे अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं, कैल्क बोलते हैं, राइटर बोलते हैं या फिर इम्प्रेस बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेज होते हैं, ठीक है। देखो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आपका कैल्क है, बेसिकली पहले ये समझ लो कैल्क क्या है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल काम करता है ना, उसी सेम तरीके से यहाँ पर होता है कैल्क, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसे आप एक्सेल की तरह मानो। जिस तरीके से एक्सेल में आपके सेल होते हैं, बेसिकली सेल क्या होता है, सेल इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, ठीक है। जब आपकी जो कॉलम है, ये आपकी कॉलम है और ये आपकी रो है, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से जो ये बनता है ना एरिया, इसे हम बोलते हैं सेल। ये आपका सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कितने टाइप ऑफ सेल रेफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्क में 3 टाइप के होते हैं आपके सेल रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट इज, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर 3 होगा। फर्स्ट आपका होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है, रिलेटिव, एक मिनट, सेल रेफरेंस। अभी इसके एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकंड हमारा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये सेम है, ठीक है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड, जिसमें इन दोनों का ही आप यूज़ कर सकते हो मिला के, ये मिक्स्ड होता है, ठीक है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो पहला है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, नहीं रुको, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया A5, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है ना, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। कौन सा कॉलम है, जैसे ये A वाला कॉलम है, ये B वाला कॉलम है, एक मिनट, ये C वाला कॉलम है, इस तरीके से। और यहाँ पे 1 2 3 आपकी रोज होती हैं, ठीक है। तो जो ये वाला है ना, ये वाला एरिया, ये आपका A2 है। क्या है ये, A2, मतलब ये आपका क्या है, A आपका कॉलम है और सेकंड आपकी रो है। तो इनके इंटरसेक्शन से क्या बन गया, A2 सेल बन गया। इस तरीके से आप A5 लिख सकते हो। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में आप इस तरीके से लिखते हो। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि आप इस्तेमाल करते हो डॉलर सिंबल का, याद रखना, डॉलर साइन बोलो या सिंबल बोलो, इसका इस्तेमाल करते हो आप। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो $A $5, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बेसिकली जब करते हैं जब आप चाहते हो कि जो आपकी पोजीशन है सेल की वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का, ठीक है। लास्ट है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इसके अंदर ना आप जो डॉलर है ना, वो देखो, इसको एग्जांपल समझते हैं पहले क्या है। इसका एग्जांपल देखो, $B2 ले लो मान लो यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लो कि डॉलर यहाँ पे B लगा दो और यहाँ पे मान लो 4 मान लो, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या हुआ कि जो आपका डॉलर साइन है ना, वो या तो आप लेटर के साथ लगा लो या आप नंबर के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। यहाँ पे जो डॉलर है वो लगा है आपका लेटर के साथ, ये आपका लेटर है ना, ये क्या है, आपका लेटर है। और यहाँ पे जो आपका डॉलर है वो लगाया है हमने किसी नंबर के साथ, मतलब 4 के साथ लगाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या है,
कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये नंबर है, ये आपका लेटर है। तो 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ये चैप्टर्स वहाँ पे कंप्लीटेड है, आपको डिटेल में वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। और चाहो तो हमारे ई नोट्स भी ले सकते हो, उसके अंदर सब कुछ इन डिटेल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या फिर एक्टिव सॉफ्टवेयर होगा। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब मान लो एग्जाम्पल की बात करूँ तो विंडोज़ हो सकता है, अब विंडोज़ 10 हो, 8 हो, 7 हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैक ओएस हो सकता है आपका लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपको ये बताना है कि वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आई एक्सपेक्ट कि आप इसका आंसर देंगे, और बहुत से बच्चे देते भी हैं, तो मुझे इस बार भी इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंटर 1, मार्क 1, एप्पल 1 या इंटेल 1। तो इसका आंसर है मार्क 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एमसीक्यू टाइप वाले। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे अब ट्रू और फॉल्स है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, ई गवर्नेंस एक्सपेंड्स टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो यहाँ पे बोला है, जो यहाँ पे ई गवर्नेंस के अंदर ये जो ई होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है क्या, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आप सब लोग देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे अगर हम बात करें आज से 7-8 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, जितने भी काम है ना आपके गवर्नमेंट के काम, वो सारे आपको फिजिकली ऑफिस में जाके कराने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो काम है ना आपके, मान लो आपके 70% जो काम है ना वो आपके ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालते हो, आपका पैन कार्ड आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो। तो बहुत सारी सर्विस ऐसी हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ई गवर्नेंस ने हमें बहुत सारी ईज़ प्रोवाइड करी है ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है, और एक आसान तरीके से हम अपने काम को जल्दी से करवा सकें, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे लाइफ की एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी बन चुकी है आज के लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। IRCTC, यहाँ पे सी भी आएगा, ठीक है। IRCTC हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवेज़। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं बाय रेलवे उनको पता है कि IRCTC एक क्या है, आपकी एक वेबसाइट है बेसिकली, जहाँ से आप अपनी ट्रेन्स का रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि जो IRCTC है उसको टास्क दिया हुआ है रेलवे रिजर्वेशन करने के लिए फॉर इंडियन रेलवेज़। तो क्या ये ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये ट्रू है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये IRCTC है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके जो पेपर है ना उसके अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे ये सब चीज़ें, जैसे कि OTP क्या होता है, MICR क्या होता है, तो आपको QR कोड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑन ईमेल यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको ईमेल रिसीव करनी है या फिर सेंड करनी है तो आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्या ये ट्रू बात है या फिर ये फॉल्स बात है? बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पूरा PC होना चाहिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। और आपके पास नेट तो होना ही चाहिए, तभी तो करोगे मेल किसी को भी या फिर रिसीव करोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ऑल इनकमिंग मैसेजेस आर टू बी स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स फोल्डर।
जितने भी आपके ईमेल मैसेज आपके रिसीव होते हैं, आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो या फिर हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके मैसेजेस आते हैं, मतलब इनकमिंग मतलब जो आपको कोई सेंड करता है, आप उसके रिसीवर बनते हो, तो वो आपके स्टोर होते हैं कहाँ पे, आउटबॉक्स फोल्डर में। तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो आपके होते हैं कहाँ पर, इनबॉक्स में होते हैं, ना कि आउटबॉक्स में। आउटबॉक्स में कौन से होते हैं, आउटबॉक्स में कौन से होते हैं, कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। कमेंट में बताएंगे कि आउटबॉक्स में कौन सी वाली मेल्स स्टोर होती है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि स्पैम वाली ईमेल्स कहाँ जाती हैं और स्पैम वाली ईमेल्स होती कौन सी है, वाली बात तो, ठीक है। कौन सी ईमेल्स को हम स्पैम ईमेल्स कहते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपकी ड्राफ्ट वाली ईमेल होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आउटबॉक्स के फोल्डर में कौन सी वाली ईमेल जाती है। आसान है बहुत, अगर आप यूज़ करते हो ईमेल को, आपको पता होगा कि आउटबॉक्स में कौन सी ईमेल रिसाइड करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है इनबॉक्स। क्या है, इनबॉक्स। आपके इनबॉक्स के अंदर आपके इनकमिंग ईमेल मैसेज आते हैं। नेक्स्ट इज इन LibreOffice राइटर यू कैन नॉट सेव फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। मतलब आप LibreOffice राइटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट वाली फाइल को भी सेव कर सकते हो यूजिंग LibreOffice राइटर, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स डिजिट्स 1 to 15। ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे ये होता क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये एक नंबर सिस्टम है जिसके थ्रू आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो इन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है ना, बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। वो आपका होता है क्या, एक मिनट, इसका बेस या रेडिक्स होता है आपका 16, मतलब 16 नंबर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन 1 to 15 तो आपके 15 नंबर्स ही हुए ना, 16 कैसे हुआ है? तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है 0 to 15 तो ये बिल्कुल ही ठीक बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक करते हैं पहले, फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये भी आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो 10 के लिए A करते हैं कैपिटल में, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D करते हैं, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F करते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन SMTP द साइज ऑफ मैसेज कैन बी ऑफ एनी लेंथ। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत आसान फुल फॉर्म है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप ईमेल को सेंड करते हो, ठीक है। आपको ये पता है क्या किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप ईमेल को रिट्रीव या फिर रिसीव करते हो? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़ कि किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप ईमेल को रिसीव करते हो। क्या उसके लिए भी SMTP का इस्तेमाल करते हैं? प्रोटोकॉल CA, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसके साथ यूज़ करके हम ईमेल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। क्या करते हैं? सेंड करते हैं, ठीक है। सेंडिंग के लिए यूज़ होती है ये। रिसीविंग के लिए क्या होती है? अगर आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम सेंड करते हैं तो जो मैसेज की लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है क्या? SMTP में संदेश का आकार कितना भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। कितने भी साइज़ का आप मैसेज सेंड कर सकते हो, कोई भी लेंथ यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इज़ लिनक्स अ पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पूछा गया है जो आपका लिनक्स है वो क्या आपका पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज
2.9 कैन अ फोल्डर और फाइल नेम बी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 करेक्टर्स, मतलब क्या फोल्डर और किसी फाइल का नाम 15 करेक्टर्स तक ही हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्या? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है, तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज विंडोज एक्सपी इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू है फिर फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि विंडोज़ देखो, जो आपकी विंडो है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज़ है पूरी, ठीक है, ये इसका ओनर है। आप जानते हो कि आप जब भी विंडोज़ का इस्तेमाल करते हो तो वो आपका होता है पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसे आप बोलते हो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा तब उसे आप यूज़ करते हो। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, फ्री वर्जन जो पायरेसी होता है ना वर्जन, वो वाला यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता है। जो जितने भी कंपनी होते हैं ना, वो हमेशा लाइसेंस लेती है विंडोज़, ठीक है। तो विंडो एक्सपी आपका ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ लिनक्स की, तो वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, फ्री है, और कोई भी उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकता है। अगर वो उसका जो कोड है उसको चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्लास कैसी लग रही है बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है, तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो है ना। मैं जानती हूँ कि मैचिंग बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं आज। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आई है, ठीक है, आई है उसका क्या मतलब है? आई क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर मैं बात करूँ आई क्लाउड होता है एक, ठीक है। तो आई का मतलब क्या होता है इसके अंदर? तो आपको यहाँ पे देखो, पहले तो समझो यहाँ पे कि दो आपके सामने अलग अलग क्या है, कॉलम्स है, कॉलम एक्स है, कॉलम वाई है, आपको मैच करने हैं कॉलम एक्स से कॉलम वाई की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो आपके आंसर बनने वाले हैं। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो 10 से ज़्यादा है, मतलब आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस छोड़ने भी होंगे, कुछ आपको ऐसे ही कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए होते हैं, ठीक है। सारे आंसर्स आपके आंसर नहीं बनते हैं, जितने भी आपके आंसर लिखे हुए हैं ना इस साइड में कॉलम वाई में, ये सारे आपके आंसर नहीं, इसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा दिए होते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपको अपने टॉप 10 आंसर्स यहाँ पे ढूंढ के मैच करने होते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आई क्लाउड क्या होता है, ठीक है। देखो क्लाउड तो हम जानते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक ऐसी जगह होती है इंटरनेट पे जहाँ पे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस रखते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे यूज़र अगर वो कहीं पर भी है, मतलब अपने पूरे दुनिया में कहीं पर भी है, उसे कुछ भी एक्सेस करना है, कोई फाइल एक्सेस करनी है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो वो क्लाउड के हेल्प से कर सकता है। उसको अपने पीसी को हर जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लो आपकी गूगल ड्राइव है, वो आपकी क्लाउड होती है ना। गूगल ड्राइव पे आप जो डेटा रखते हो, जो सॉन्ग्स रखते हो, जो मूवी रखते हो, या फिर जो भी आपकी फाइल्स होती हैं रखते हो ना, वो जो फाइल है ना उसे आप दुनिया के किसी भी कोने में खोलोगे ना वो खुल जाएंगे, क्योंकि वो क्लाउड पे है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड होता है जिसे आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पर खोलोगे वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आई क्लाउड एक चीज़ होती है, इसमें आई का मतलब आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन में बोलूँगी इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मतलब देखो, यहाँ पे अब आप होगे कन्फ्यूज़। यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक है इंटरेक्टिव और एक है इंटरनेट, ठीक है। एक है आपका इंटरेक्टिव और एक है आपका इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे जो आई क्लाउड में आई का मतलब है ना वो आपका क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही तो क्लाउड का यूज़ कर पाओगे ना, तो यहाँ पे इंटरनेट है आई का मतलब। इंटरेक्टिव पढ़कर ये वाला टिक मत करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसका आंसर क्या है, आपका आई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सब लोग जानते हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे एफ है इसका आंसर, ठीक है ना, ये रहे आपके चार्ल्स बेबेज। और अगर आपसे मान लो पूछ लेते फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ना आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। तो आपको अगर पता है तो प्लीज़ बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है। कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो अपने ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसका आंसर बन सकता है। तो देखो मुझे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ए बन गया ना इसका आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस इंटरनेट जैसे आपका वाईफाई हो गया, ठीक है ना, वायरलेस तो होता है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनने वाला है 3.4 का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ना वो सिंपल सा है, यहाँ पे ये है लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वायरलेस इंटरनेट में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन। अगर आपको अपने कंप्यूटर को बचाना है, ठीक है, किससे, हैकर से। हैकर क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, आपकी जो डेटा है उसको चुरा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ऑन करना पड़ेगा जिससे जो आपका हैकर है वो आपके सिस्टम को लॉस नहीं पहुंचा पाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही आसान सा इसका आंसर है फायरवॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर जे फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके जो भी इंट्रूडर है, ठीक है, जो बाहर से आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई भी इंट्रूडर है जो आपको हार्म पहुंचाने वाला है ना, तो ये खड़ा होता है आपके सिस्टम के आगे, एक तरीके से वॉल की तरह आपको प्रोटेक्शन देता है कि पहले वो उससे डील करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी आपको अप्रोच कर रहा है, क्या वो मेल से कर रहा हो या वो किसी और चीज़ से कर रहा हो, वो एक वैलिड यूज़र है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फायरवॉल को ऑन अगर हम कर देते हैं तो हम हैकर से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ गया, हीरा, विच ऑफ द फॉर्मेट्स इन पार्टीशन टेबल्स यूजेस लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में कौन सा प्रारूप लिनक्स का उपयोग करता है। थोड़ी सी यहाँ पे हिंदी में गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टीशन टेबल्स की। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डॉस, ठीक है, डॉस इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर एच। डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉर्मेट्स इन पार्टीशन टेबल यूजेस लिनक्स, तो यहाँ पे डॉस का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 3.7 व्हाट इज़ द लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि वर्ड क्या होता है, लिब्रे ऑफिस का राइटर होता है। तो आप देख लो राइटर कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, उसे ढूंढो और उसको आंसर मार्क करो। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए मैचिंग तो बहुत ही आसान होती है, आप ऑप्शंस में से छाट सकते हो अपने राइट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.8 What happens to the shortcut to create a new document in LibreOffice? LibreOffice में न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट कौन से यूज़ करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे Ctrl+N, आसान है बहुत ज़्यादा, आप विंडो में भी इसी का इस्तेमाल करते हो ना, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब आपका पावर पॉइंट वाला, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम पूछा है आपका जूम साइज क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा 5%, ठीक है। 5% होता है आपका मिनिमम जूम साइज, ठीक है, इससे कम नहीं कर सकते वो आप, ठीक है। तो 5% के लिए आपको यहाँ पे जी को मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 3.10 क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट टू कंज्यूमर इन द ई कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित की क्षमता क्या है। देखो क्या होता है बेसिकली, ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और आपका मिंत्रा, इन सब पे क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, ठीक है। और आप मतलब
शॉपिंग के साथ साथ देखो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, और आप वहाँ से अपनी चीज़ें खरीद रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को ले रहे हो, तो आप भी वहाँ पे अपना ही तो प्रॉफिट कर रहे हो। आप सामान खरीद रहे हो तो अपने किसी काम के लिए तो कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ई कॉमर्स होता है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर भी है वहाँ पे, और आपका जो प्रोडक्ट बना रहा है सप्लायर वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरेक्टिविटी आ रही है। क्या आ रही है? इंटरेक्टिविटी आ रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्टिविटी होती है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट ले पाते हो और वो आपको सेल कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब देखा आपने कि यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, जैसे टोपोलॉजी, वैन, वाईफाई। ये कोई आंसर नहीं है, बस ये डमी आंसर्स दिए हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको राइट आंसर यहाँ पे मार्क करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ईच स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड और फ्रेज इन द लिस्ट बिलो। तो आपको ऐसे बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको अलग अलग वर्ड्स और फ्रेज मिलेंगे। आपको यहाँ पे भी चूज़ करने पड़ेंगे अपने राइट आंसर्स। बहुत से आंसर यहाँ पे गलत भी होते हैं, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे चूज़ करने के बाद वहाँ पे मार्क करके आओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे पता होना चाहिए अलीबाबा होता क्या है। तो अलीबाबा क्या है, बेसिकली ये आपकी एक चाइनीज़ सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है ये, ठीक है। और इनके फाउंडर कौन है, जैक मा युन है। कौन है, जैक मा युन। तो ये इनके फाउंडर है, ठीक है। ये बहुत ही कहते हैं ना वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है ये ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मर्चेंट्स भी यहाँ पे हैं, कंज्यूमर्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर ये आपकी एक टाइप ऑफ क्या है, कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है जैक मा युन, तो एच है इसका आंसर। नेक्स्ट इज लिब्रे ऑफिस राइटर, हाउ मच कैन आई हैव मैक्सिमम फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ क्या होता है, जो भी आप राइट करते हो, टेक्स्ट जो आप लिखते हो, उसका जो साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 96, ठीक है। तो एफ इज़ राइट आंसर, 96 इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज़। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आप सब लोग जानते हो जब भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, उससे पहले हम उसका एक प्रीव्यू लेते हैं चेक करने के लिए कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी अलाइनमेंट वगैरह ठीक है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है Ctrl+Shift+O, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आप प्रिंट प्रीव्यू को कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो है आपका डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेम। फर्स्ट कंप्यूटर नेम मतलब फर्स्ट कंप्यूटर बेसिकली क्या था, उसका क्या नाम था। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है आपका, आप देखो यहाँ पे ENIAC, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, एंड कंप्यूटर। कई बार यहाँ पे कैलकुलेटर दिया होता है कंप्यूटर की जगह, तो वो गलत है, कैलकुलेटर नहीं है कंप्यूटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है कंप्यूटर आएगा, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ द ENIAC, और ये पहला कंप्यूटर है ये, ठीक है आपका, ओके। नेक्स्ट इज which operating system does not support more than one program at a time। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम एक टाइम पर नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से गिवन है।
तो यहाँ पे देखो यूनिक्स भी गिवन है, डॉस भी गिवन है, उबुंटू भी गिवन है, तो आपको इनमें से अपना राइट आंसर निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या है? डॉस है, क्योंकि डॉस आपका सिर्फ एक ही सिंगल यूज़र अलाउ करता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? सिर्फ एक ही सिंगल यूज़र अलाउ करता है। और ये जो आपका है ना, ये आपका होता है कमांड बेस्ड इंटरफेस पे। ठीक है, किस पे होता है? कमांड बेस्ड इंटरफेस। मतलब आपको कमांड देनी पड़ती है हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसे हम बेसिकली ये भी बोलते हैं CUI। क्या बोलते हैं? CUI। जैसे आजकल हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम GUI बोलते हैं ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि आप आइकन्स पे क्लिक करके या राइट क्लिक करके बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉस में आपको कमांड दिए बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे डॉस जो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका सिंगल यूज़र और सिंगल प्रोग्राम ही परफॉर्म कर सकते हो आप एक ही बारी में। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डॉस वाला? देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे क्या है। ईमेल मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, जो ईमेल के मैसेज होते हैं ना आपके, वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन में मुझे राइट आंसर मिल गया है, और वो क्या है आपका? पैकेट। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये। पैकेट का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपके मैसेज होते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो चंक में आते हैं। उन्हीं चंक को हम बोलते हैं क्या? पैकेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। तो एक गो में आपका पूरा मैसेज नहीं ट्रांसफ़र होता सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो पैकेट बाय पैकेट होता है। इसे याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आई है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एस इन HTTPS? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HTTPS के अंदर ये जो एस होता है वो क्या होता है? पहले हम यूज़ करते थे HTTP। इसका आंसर, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबको, मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, तो इसकी एक मिनट, इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एस पूछा है, तो एस की फुल फॉर्म होती है सिक्योर। मतलब इसमें क्या होता है? SSL लेयर होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसका इस्तेमाल करके हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट्स को। तो यहाँ पे सिक्योर कहाँ पे गिवन है? देख लो, यहाँ पे गिवन है जे में, तो जे इसका बन गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, ऑप्शंस में देखते हैं। पहले तो आपको ये तो पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, दो ऑप्शंस में आपको डेट गिवन है, एक है 2 दिसंबर, एक है जुलाई 2015। तो यहाँ पे 2015 की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जी, 2 दिसंबर। बिल्कुल ठीक बात है। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी दिवस। मतलब जो कंप्यूटर को जो हमने सीखा है, जो उसकी साक्षरता है हमारे अंदर, हमको जो नॉलेज है कंप्यूटर की, उसको सेलिब्रेट हम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी आपका आंसर है, 2 दिसंबर। व्हाट इज़ द, ओके आ रहे हैं अभी, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक? अगर आपको अपने बैंक के साथ कोई अकाउंट ओपन करना है तो इसकी मिनिमम एज क्या होगी? मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक में अकाउंट खोलने की ना एक एज होती है। ठीक है, तो वो एज क्या होती है आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 10 ईयर्स। हालांकि अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब ये चीज़ बदल चुका है। अब क्या होता है कि मेरे ख्याल से 3 to 5 ईयर्स की एज में बच्चे का अकाउंट खुल जाता है, जो कि अब कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं। आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ही स्मॉल किड्स के भी अकाउंट खुल जाते हैं बैंक के अंदर। तो अब थोड़ी सी पॉलिसी बदल गई है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन 10 ईयर्स ही अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बुक्स में अपडेट अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर क्या है? सी है ना? सी आई गेस, सी था ना। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स वॉज लॉन्च्ड ऑन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो,
आपने देखा होगा कि अब क्या है कि आप पब्लिक हॉस्पिटल्स के जो मतलब आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेते हैं ना, उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्टर्स आए हैं, नहीं आए हैं, कौन कौन से दिन कौन कौन सी पर्टिकुलर डिसीजेस देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, एक्सरेज मतलब उनका कॉस्ट क्या है, या आपको अगर एमआरआई करवाना है तो क्या उसका कॉस्ट है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको इन सब चीज़ों के लिए, वो आप कर सकते हो यूजिंग ORS। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में शुरू हुआ था, ये किस पर्टिकुलर डे से शुरू हुआ था या किस पर्टिकुलर ईयर से शुरू हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर बनेगा क्या, जुलाई 2015 से शुरू हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई है, इसे याद कर लेना कि जुलाई 2015 से शुरू हुआ था आपका ORS होना इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट, ख़त्म हुआ। अब बात करेंगे थ्योरी वाले पार्ट की, और ये आपका होता है 60 मार्क्स का। और यहाँ पे देखो आपको पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे दिए कितने हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5th 6th 7th 8th और 9th 5 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कोई पार्ट आपका 5 नंबर का होता है, कोई पार्ट 7 नंबर का होता है। टोटल 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, याद कर लेना इसे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 15 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, 5 7 3। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी आप देख लेना, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले क्या है। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट क्या होती है। तो देखो ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये आप जब कर पाओगे जब आपके पास थ्योरी के नोट्स अवेलेबल होंगे। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप क्या लिख के आओगे। 7 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो आपको अगर थ्योरी आपके पास है ही नहीं तो आप क्या लिख कर आओगे। ठीक है, तो आपको अगर थ्योरी के नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं O Level GS अड्डा से। पर मॉड्यूल 250 रुपीज़ के नोट्स हैं। ठीक है, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, आपको थ्योरी में बहुत हेल्प करेंगे। और ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, और जो नोट्स पढ़ोगे ना आप, इससे आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिकल में भी आपको आसानी मिलेगी। जो कि आपका वाइवा जो होता है ना, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर। प्रैक्टिकल के साथ साथ वाइवा भी होता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इन नोट्स से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन स्प्रेडशीट के बारे में आप क्या लिख कर आओगे। अगर यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अंदर बहुत सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप कम से कम 2 पेज तो लिख के आओ। ठीक है, 2-2.5 पेज लिख कर आओ। ठीक है ना, तो अगर बात करूँ मैं नॉर्मल शीट की, लेकिन वहाँ पे जो शीट होती है ना, वो बड़ी लंबी लंबी शीट्स होती हैं। तो वहाँ पे आपको आई थिंक 2 पेज या फिर मैक्सिमम मिनिमम 1.5 पेज आप लिख सकते हो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्योरी में अगर नंबर गेन करने हैं तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। आप जानते हो थ्योरी में नंबर तो कटते ही कटते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में अगर नॉलेज होगी तभी आप लिख पाओगे, बिना नॉलेज के तो आप लिख ही नहीं सकते थ्योरी में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। तो आप जानते हो कि स्प्रेडशीट क्या होती है। जो आपकी एक्सेल की शीट्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या होता है और मतलब कैसे आप काम करते हो, सेल्स क्या होते हैं, आपके रोज कॉलम्स क्या होते हैं, बहुत सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है। ठीक है ना, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आप थ्योरी में कैसे कैसे पॉइंट्स डाल सकते हो। आपको टिप्स दे रही हूँ किस टाइप से आप थ्योरी क्वेश्चन करके आओ, ताकि आपके मार्क्स यहाँ पे बन जाए। जो कि आपको मिनिमम यहाँ पे मान लो कम से कम 20 नंबर तो यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे ना। अगर मान लो 30 आप वहाँ ले आए, 20 आप यहाँ ले आए, तो आपके 50 तो बन ही गए। ठीक है, इस तरीके से आपको 50 नंबर लाना है। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँ कि मेरे 50 नंबर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। व्हाट इज़ द हार्डवेयर इंटरफेस बिटवीन अ नेटवर्क एंड वर्क स्टेशन। ठीक है, तो नेटवर्क के बीच में और किसी वर्क स्टेशन या मतलब कोई भी मान लो नोड है, कोई डिवाइस है, उसके बीच में जो हार्डवेयर इंटरफेस है ना, वो क्या होता है आपको ये बताना है। इसके अंदर भी थ्योरी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। और इसके आप टाइप्स बता सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है बेसिकली, जो आपका OS है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप बता सकते हो ये चीज़। और फिर इसके टाइप्स जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, डॉस है, ठीक है, यूनिक्स है। तो आप ये बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो।
फिर इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब इसकी मतलब इसकी एप्लीकेशंस हैं। और इसके बारे में क्या बता सकते हो आप कि भाई जो ये है ना, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल्स का। इसके अंदर कर्नल होता है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है और फिर हमें कोई भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो ला कर देता है। तो इसके अंदर बहुत सब चीज़ें हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम क्या होती है, आपकी दो टाइप ऑफ मेमोरी है, दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती हैं। कौन सी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और एक आपकी होती है वोलेटाइल मेमोरी, एक आपकी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें से ये होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी, मतलब लाइट ऑफ हुई तो आपका जो डेटा था आपके सिस्टम पे वो भी चला जाएगा। और ये आपका होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब जो डेटा है वो आपका रिसाइड करेगा, लाइट जाए या फिर ना जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसकी तो मैंने वीडियो में पढ़ाया भी हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंस है, आई थिंक 8 या फिर 10 डिफरेंस मैंने करवा रखे हैं रैम और रोम के अंदर। इनकी फुल फॉर्म एक डिफरेंस है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके टाइप्स होते हैं आगे ई रोम, पी रोम, ई रोम, ठीक है ना। फिर रैम में दो होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिर इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस क्या है, वो तो यही है कि वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। और भी डिफरेंस होता है कि इसमें जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, यहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के लिए मिल जाएंगी। आप ऐसा करना, जब भी आप थ्योरी के क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना उसको थ्योरी मतलब बिल्कुल पैराग्राफ ना लिखकर पॉइंट्स में लिखना। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है और वहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आप थ्योरी लिख के आ जाओगे ना, मतलब पैराग्राफ लिख के आ जाओगे बड़े बड़े, तो उसे पढ़ने में दिक्कत भी होती है और समझना भी मुश्किल होता है कि भाई क्या लिख दिया ये सब, है ना। तो आप क्या करो, पार्टीशन बनाओ डिफरेंस करते वक्त, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो इस तरीके से थ्योरी समझने में आसानी होती है, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में आप फिगर्स बना सकते हो, पॉसिबल जहाँ बन सकती है वहाँ पे ज़रूर से फिगर बना के आओ, जो कि वहाँ पे नंबर के चांस आपको ज़्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ईमेल क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है ये, ठीक है। तो ईमेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका सीसी होता है, बीसीसी होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, सिग्नेचर वाला पार्ट होता है। इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप, हमारे थ्योरी नोट्स में पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन है ईमेल के बारे में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम। आप लोग जानते हो कि पहले आपके आते थे एनालॉग सिस्टम्स, ठीक है, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है बाय डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली जो रीडिंग्स है वो लिख के आती है मीटर के अंदर, और यहाँ पे आपको मैनुअल चेक करना पड़ता था कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपका एनालॉग है वो काम करता है आपका कॉन्टीन्यूअस वेव्स पे, किस पे काम करता है, कॉन्टीन्यूअस सिग्नल पे काम करता है। और जो आपका ये वाला है डिजिटल, ये काम करता है आपका डिस्क्रीट पे, डिस्क्रीट यहाँ पे डेटा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 करके होता है इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आपका होता है 0, ये आपका होता है 1, और यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होता है, मतलब वेव चल रही होती है आपकी, वेव फॉर्म इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मत करके आना कि ए और बी इसका कर दिया और फिर सी इसका कर दिया, ऐसा मत करना, नंबर कट जाएंगे सारे, ठीक है, ऐसा मत करना। व्हाट आर सर्च इंजन्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सर्च करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। इसके टाइप्स, मतलब जो इसके एग्जांपल है वो क्या होते हैं आपके, गूगल सर्च इंजन है आपका, ठीक है, याहू है, बिंग है, और भी बहुत सारे हैं ना। गूगल सर्च इंजन है, और गूगल जो क्रोम है ना वो आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्क करता है आपके इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, ये एक फैसिलिटी है, इंटरनेट के ऊपर ये चलती है। नेक्स्ट सी है, एक्सप्लेन अबाउट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर और ओपन सॉफ्टवेयर के अंदर। ओपन सोर्स, यहाँ पे आप डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी इसके अंदर कोड है चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते आप फ्री में। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आप यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रीली, लेकिन जो उसका कोड है ना
जो उसकी प्रोग्रामिंग है उसमें आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हो यहाँ पे फ्री वाले में। और भी इसके अलग अलग पॉइंट्स है, इसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप लिख पाओगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? ठीक है, ये बेसिकली एक वर्चुअल मेमोरी मतलब एक ऐसा इल्यूजन है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, उसको हमने बढ़ा दिया है ताकि आपको जो बड़ा प्रोग्राम है वो आराम से आपके सिस्टम में रिसाइड करे। तो ये पूरा कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कि हम पहले देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, क्या होती है ये, इसको आपको बताना है इन डिटेल। सेम एज रैम रोम की तरह आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका होता है रैम एग्जाम्पल बात करूं, और इसका होता है रोम एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखो, ईमेल को आप सेंड कैसे करते हो। इसमें सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका होता है कार्बन कॉपी या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सब्जेक्ट होता है। इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल के अंदर। सब्जेक्ट मतलब आपकी जो ईमेल है वो किस लिए सेंड करी जा रही है, क्या सब्जेक्ट है उस ईमेल का। ठीक है, क्यों भेज रहे हो आप उसे, इस टाइप से। ईमेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, SMTP का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ईमेल सेंड कैसे करते हैं ये बताना है आपको। ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ईमेल सेंडिंग सॉफ्टवेयर, और जो आपका रिसीवर है उसके पास भी एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। एक ईमेल बनानी पड़ेगी आपको पहले ईमेल करने के लिए। जैसे कि जीमेल है, वो क्या एक सॉफ्टवेयर है ना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईमेल क्रिएट करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज आपका 9th लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का क्या यूज़ होता है, इससे क्या करते हैं हम। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने जो भी आप सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन इस पर काम करता है वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र से हम एक टूल है बेसिकली ये, जिसका इस्तेमाल करके मैं सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेब ब्राउज़र। इसमें बहुत सारे इसके यूजेस हैं अलग अलग। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ हाइपरलिंक। क्या होता है हाइपरलिंक, हम पढ़ चुके हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि वो लिंक जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली किसी और दूसरे पेज पे चले जाओ, वेब पेज पे, उसे बोलेंगे हाइपरलिंक। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, यहाँ पे टाइम बचता है। ठीक है, आप डायरेक्टली एक ही पेज पे मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हो और जल्दी जल्दी आप पेज के बीच में ट्रैवल कर सकते हो। लास्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजिंग एंड सर्फिंग। ब्राउजिंग करना और सर्फिंग करने में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपका जो गेस्ट पेपर 1 है फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 वो ख़त्म होता है मेरी तरफ से। क्वेश्चंस कैसे लगे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई अगर डाउट है, कोई अगर आपके सजेशन है, वो ज़रूर से देना। थोड़ा मेरा गला ख़राब है आज, तो वो ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे आपके कुछ और आगे के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी कल तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप और PDF का इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हो एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और जिनको नोट्स वगैरह चाहिए वो भी बात कर सकते हो, नंबर गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप बात कर सकते हो और नोट्स भी ले सकते हो। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।